नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोग का स्वागत है कॉम्पिटेरिया चैनल पर। स्टडी हार्ड के सक्सेस और स्टडी सिलेक्शन का इस महत्वपूर्ण उसके साथ हम यहाँ पर आपके समक्ष स्थित हैं। जो भी विद्यार्थी नए हो कृपया कॉम्पिटेरिया को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। हमने जो पढ़ रहे थे वित्त आयोग उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं में हम आर्टिकल 281 आर्टिकल 280 के धारा 1 में उपबंध है कि वित्त आयोग ऐसा प्रोविजन किया गया है। आर्टिकल 280 के धारा 1 में ऐसा प्रोविजन किया गया है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए आर्टिकल 280 सेक्शन 1 में कहा गया है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले आर्टिकल 281 वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य, एक अध्यक्ष, इसकी कार्यवाही बताई जा रही है किस तरीके से गठन है। अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, एक अध्यक्ष 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। देखिए क्या ध्यान देने की बात है पास कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 280 सेक्शन 1 वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। ये इसका कंस्ट्रक्शन पूरा बताया जा रहा है कि वित्त आयोग कैसे बनेगा। अब अगला कि वित्त आयोग के संबंध में हम पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। आर्टिकल 280 सेक्शन 2, आर्टिकल 280 का सेक्शन 2 क्या कहता है? संसद को शक्ति आर्टिकल 280 का सेक्शन 2 कहता है कि संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हताएं निर्धारित करें देखिए क्या है आर्टिकल 280 सेक्शन 1 डिस्क्राइब दैट द फाइनेंस कमीशन की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। क्या क्या है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा वित्त आयोग। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 280 सेक्शन 2 की संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हताएं निर्धारित करे। जो वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हताएं निर्धारित करे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़िए। संसद द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हताएं संसद द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों अर्हताएं निर्धारित करने हेतु का मतलब के लिए, निर्धारित करने के लिए वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग इसकी स्थापना कर रहे हैं। वित्त आयोग प्रकीर्ण उपबंध एक्ट 1952 कौन सा है? वित्त आयोग प्रकीर्ण उपबंध एक्ट 1952 पारित किया गया संसद द्वारा, 1952 में पारित किया गया एक एक्ट। और इनकी अर्हताएं निम्न है। इसी एक्ट के तहत
अर्हताएं निम्न कि वित्त आयोग का जो सदस्यों की अर्हता होगी उसको निर्धारित करने के लिए वित्त आयोग प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 पारित किया गया, जिसकी अर्हताएं निम्न है। क्या निम्न है? अब यहां से देखिए अर्हता है, वही निम्न अर्हता है हम बता रहे हैं। पहला, अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति हो, वित्त आयोग का अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति हो, ध्यान से सुनिए, वित्त आयोग का अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति हो जो लोक मामले का और क्या अर्हताएं हो सकती है वित्त आयोग सदस्यों की? अन्य 4 सदस्यों हेतु हाई कोर्ट ने अन्य 4 सदस्य जो है फाइनेंस कमीशन के, उसके लिए हाई कोर्ट का न्यायाधीश, ऑनरेबल जज ऑफ हाई कोर्ट बनने की अर्हता रखता हो। बनने की अर्हता रखता हो, या प्रशासन और वित्तीय मामले, या तो प्रशासन और वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान रखता हो। अन्य 4 सदस्य जो हैं वित्त आयोग के, वो हाई कोर्ट के जज बनने की अर्हता रखते हो, या प्रशासन और वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान रखता हो, या अर्थशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान, या इकोनॉमिक्स का विशिष्ट ज्ञान। ध्यान दीजिए, we have studied about finance commission according to the article 280 section 1 of the Indian constitution कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। According to the article 280 section 2 संसद को शक्ति प्राप्त है कि वो वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हता निर्धारित करे। संसद द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हता निर्धारित करने के लिए वित्त आयोग प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 पारित किया गया। इसके तहत वित्त आयोग के सदस्यों की निम्न अर्हता है। पहली अर्हता है कि वित्त आयोग का अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति हो जो लोक मामले का ज्ञाता हो, और वित्त आयोग के अन्य 4 सदस्यों हेतु वो हाई कोर्ट का ऑनरेबल जज बनने की अर्हता रखता हो, या प्रशासन व वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान रखता हो, या वो अर्थशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान ज्ञाता हो, या वो अर्थशास्त्र का विशिष्ट ज्ञाता हो। भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करता कि संघ एवं राज्यों के बीच यूनियन और स्टेट के बीच करों को शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए, कैसे वितरित मतलब बांटा जाए, किया जाए, एवं राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन, एवं
राज्यों के बीच ऐसे आगमों मतलब जो टैक्स वैक्स वगैरह मिल रहा है का आवंटन, मतलब कितना हिस्सा इनको देना है, आवंटित कैसे करना है, किस राज्य को कितना, वो देखिए ये सारे आपके वित्त आयोग से संबंधित हम प्रश्न पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि भारत के राष्ट्रपति को ये सिफारिश करता कि संघ और राज्यों के बीच करों को शुद्ध प्राप्तियां कैसे वितरित किया जाए और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन कैसे किया जाए जो आगम आ रही है गवर्नमेंट के पास हो, अन्य स्टेट को कैसे देगी, क्या हिस्सा देगी, तो इसका पूरा व्यवस्था करेगा वित्त आयोग। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष का और सदस्यों का हमने अर्हता का, और उसके बाद फिर वित्त आयोग से संबंधित ये हमने पॉइंट बताया। अगला पॉइंट यहाँ से पॉइंट चल रहा है, वो दो अर्हताएं थी, यहाँ से पॉइंट चल रही है। आर्टिकल 275 के तहत, आर्टिकल 275 के तहत संचित निधि में से राज्यों को, संचित निधि में से राज्यों को अनुदान सहायता दी जानी चाहिए, को अनुदान या सहायता दिए जाने चाहिए, ऐसा वर्णन किया। क्या कहा गया? आर्टिकल 275 के तहत संचित निधि में से राज्यों को अनुदान या सहायता दिए जाने चाहिए। तो इस प्रकार से हमने फाइनेंस कमीशन के बारे में काफी अच्छी और रोचक जानकारी प्राप्त की, इसमें कि अच्छा आप लोग अपना रिवीजन बुक निकालिए, मैं आप लोग को रिवीजन करा देता हूँ। बहुत ही अच्छा टॉपिक रहा आज का। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंस कमीशन। देखिए हमारा टॉपिक चल रहा है कमीशंस काउंसिल ट्रिब्यूनल में, हमारा आज का टॉपिक है फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 280 सेक्शन 1 वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 280 सेक्शन 2 संसद को शक्ति प्राप्त है कि वो वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हताएं निर्धारित करे और संसद द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हता निर्धारित करने के लिए वित्त आयोग प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 पारित किया गया और इनके सदस्यों की अर्हताएं निम्न है कि अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति हो वित्त आयोग का जो लोक मामले का ज्ञाता हो और अन्य 4 सदस्य जो हो वो हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज बनने की अर्हता रखते हो या प्रशासन और वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान रखते हो या अर्थशास्त्र ज्ञाता हो, विशेष ज्ञाता हो। और क्या करता है काम वित्त आयोग कि भारत के राष्ट्रपति को ये सिफारिश करता है कि संघ और राज्यों के बीच करों को शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन किस प्रकार किया जाए, राज्यों के बीच में म्यूचुअली ये यूनियन बताता है। और अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 275 के तहत कि संचित निधि में से राज्यों को अनुदान या सहायता कैसे दिया जाना चाहिए, इसका पूरा ब्यौरा बताता है वित्त आयोग यूनियन को। वैकेंसी अपडेट में देख लेते हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम डेट खत्म हो गई, एग्जाम होगा 2-3 महीने के अंदर। इसके बाद यूपीपीएससी में स्टाफ नर्स के फॉर्म आए हैं। मेडिकल फील्ड की वैकेंसी आई है यूपीपीएससी में, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण है बीपीएससी का एक रिजल्ट आया है, बीपीएससी ऑडिटर का रिजल्ट आया है, बीपीएससी ऑडिटर का रिजल्ट आ गया है। जो भी लोग बीपीएससी ऑडिटर में सिलेक्ट हुए हैं उनको कॉम्प इंडिया की तरफ से कोटि कोटि शुभकामनाएं। बीपीएससी ऑडिटर का रिजल्ट आ गया है, खूब लगा के पढ़ाई करिए मन और आगे आप पीसीएस के लिए भी तैयारी करिए। और बहुत ही जल्द और भी एग्जामिनेशन के रिजल्ट बीपीएससी के आने वाले हैं, जिसमें कि प्रोजेक्ट मैनेजर का भी रिजल्ट आ जाएगा। और बीपीएससी का मैं आपको महत्वपूर्ण अपडेट दे दूँ, बीपीएससी ने जो एग्जाम कराया है टीआरई के नाम से, टीचर एजुकेशन टीआरई, बीपीएससी टीआरई एग्जाम कंबाइंड
इसमें 68 नंबर से लेकर 75 नंबर के बीच में मेरिट रहेगी। 68 से 75 नंबर के बीच में, 68 से 75 सवालों का आपका जो आंकड़ा होगा ये आपकी मेरिट को तय करेगा। तो मुझे लगता है लगभग कि 72 से 75 वाले इन हो जाएंगे सिलेक्शन में। 72 से 75 जिनका आंकड़ा होगा 100 में से, वो स्टूडेंट जो है बीपीएससी ट्री मतलब टीचर एजुकेशन प्राइमरी एग्जाम में बीपीएससी के सफल हो सकते हैं। ये कॉम्पिटेरिया का अंदाजा है कि 72 से 75 नंबर, हालांकि 70 से 75, लेकिन अब बिहार का कंपटीशन है तो 72 से 75 नंबर तक भी आप फाइनल सिलेक्शन जो है बीपीएससी ट्री में ले सकते हैं। और महत्वपूर्ण अपडेट है हमारे पास, आरपीएससी से जो फॉर्म आया था जेएलओ का, उसकी जो एग्ज़ाम डेट 28 और 29 अक्टूबर थी, वो एग्ज़ाम चेंज हो गई क्योंकि ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम पड़ गया है 29 अक्टूबर को, इसलिए जेएलओ का एग्ज़ाम डेट हो गया है 4 और 5 नवंबर। क्या हो गया है? 4 और 5 नवंबर। और इलेक्शन भी है दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में राजस्थान के। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जूनियर लॉ ऑफिसर एग्जाम which will held on 28 and 29 October, which changed due to the date of the fixation for the All India Bar Council exam is 29 October. That have the examination date of JLO RPSC 28 and 29 become changed from the 4 and 5 November 2023. लास्ट पीरियड से अच्छी खबर है। और एक और खबर है, हरिश्चंद्र पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, हरिश्चंद्र पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज एलएलबी लास्ट सेमेस्टर 6 सेमेस्टर के वाइवा का नंबर, वाइवा कंप्लीट हो गया और ये नंबर आपके एमजीकेवीपी में पहुंच गए हैं, वाइवा के नंबर। अब आपको 2 से 3 दिन के अंदर फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। कल भी रिजल्ट आ सकता है हरिश्चंद्र के एलएलबी का, या परसों भी आ सकता है। पूरी उम्मीद है कि कल रिजल्ट आ जाएगा हरिश्चंद्र एलएलबी फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का। तो आप लोग का भविष्य उज्ज्वल हो, आप लोग बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराइए और झारखंड जुडिशरी का फॉर्म भरिए, ऑल इंडिया बार काउंसिल का फॉर्म भरिए, और आपने पहले से जेएलओ का फॉर्म भरा ही है। बने रहिए, जमे रहिए आपके महत्वपूर्ण चैनल कॉम्पिटेरिया पर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉम्पिटेरिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। स्टडी सिलेक्शन तक याद रखें, सिलेक्शन तक हम आपके साथ होंगे। हर एक महत्वपूर्ण सिलेक्शन बीपीएससी ऑडिटर एग्जाम का आया है, इसी तरह से आप लोग भी और कोशिश करिए। एसएससी सीजे में भी बहुत बम्पर वैकेंसी आने वाली है, तैयारियों को जारी रखें। रेलवे में भी काफ़ी वैकेंसीज आ रही हैं, तो एक अपना आयाम बनाइए तैयारी का मजबूत। ऐसे ही जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए कॉम्पिटेरिया। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्पिटेरिया को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।